हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन चैनल। इसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और रोज़ाना की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। और इस बार है टॉपिक है आज का, वो है रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक है और एक मेन स्ट्रीम है। रियलिज्म एक बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है अगर आप कहें इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक, along with लिबरलिज्म। ये दो बहुत ज़्यादा मेन या कोर स्ट्रीम है आईआर में। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग रियलिज्म की बात करेंगे और जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, तो चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। तो मेन टेनेट्स या मेन फीचर्स अगर देखा जाए, बात किया जाए, अगर हम देखेंगे तो रियलिज्म की इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप देखेंगे और वो पाएंगे कि नेशन स्टेट्स आर दी प्राइमरी एक्टर्स। पहला पॉइंट जो है कि भैया नेशन स्टेट जो हैं, इंडिया हो गया, अगर आप देखेंगे इंडिया हो गया, या यूएस हो गया, यूएसए हो गया आपका, या यूके हो गया, ऐसे तमाम जितने नेशन स्टेट्स हैं वो प्राइमरी एक्टर्स मानते हैं। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट वो मानते हैं कि एक नेशन स्टेट ही प्राइमरी एक्टर्स है, और वो ये बात को कैंसिल आउट कर देते हैं किसकी, कि एनी अदर एक्टर्स क्या कहते हैं, नेशन स्टेट्स के अलावा क्लास रियलिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो अगेंस्ट है किसके, प्लूरलिज्म के। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट है कि वो यह स्टेट ही एक ऐसा एक्टर है जो कि रियलिस्ट ये मानते हैं कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसी की एक्टिविटी हम लीगल मानेंगे, और बाकी इसके अलावा कोई एक्टिविटी हम लीगल नहीं मानेंगे। तो नेशन स्टेट्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, क्या कहते हैं कि रियलिज्म जो रियलिस्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक, ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि नेशन स्टेट्स आर दी मेन एक्टर्स और दी प्राइमरी एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, और फिर आप बात करेंगे कि भैया सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट ले जाते हैं। तो आप देखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट जाते हैं, उससे पहले आप देखेंगे कि वो ये मानते हैं क्योंकि क्योंकि ये कहते हैं कि नेशन स्टेट्स मेन एक्टर्स हैं, पहला पॉइंट हो गया। और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, या जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच या नेशन स्टेट्स के बीच, वो होते हैं एक एटमॉस्फेयर में जो कि एनार्की है। ठीक, एनार्की है मतलब कोई लैक ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मान लीजिए लैक ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पर लैक ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट मिसिंग है। तो एक एटमॉस्फेयर ऑफ एनार्की है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी नेशन स्टेट्स जैसा मन चाहे वैसा काम करता है और दूसरों को परेशानी मिलाता है, और जिसकी वजह से उसका जो सर्वाइवल है, यहाँ लिखा है सर्वाइवल और सिक्योरिटी दोनों में क्या जाता है, थ्रेट आ जाता है, खतरा आ जाता है। तो ये है एनार्की का। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, जब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं, आप खुद पे हो और एनार्की का माहौल है जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, और आपके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस और सिक्योरिटी पे थ्रेट है, तो एक ही कारण बचता है हेल्प करने का, वो सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करो, वेपन्स बनाओ, ठीक, प्लस पावर जनरेट करो, पावर बिल्डअप करो अपना। ठीक है ना, ऐसी कंट्री के साथ अलायंसेस बनाओ, दोस्ती करो, काउंटर अलायंसेस बनाओ कि वो आपको
फ़ायदा कर जाए, बेनिफिट हो, आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, तो ये बात रियलिस्ट मानते हैं। और फिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखो, नॉट इंटरेस्ट ऑफ दी होल कम्युनिटी, या जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है सेल्फ इंटरेस्ट, होल कम्युनिटी या होल सोसाइटी की आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखो ना, उसको फुलफिल करो, तभी आपका जो सर्वाइवल है और जो सिक्योरिटी नीड्स है वो पूरा हो पाएगा। तो ये आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नेशन स्टेट्स आर दी प्राइमरी एक्टर्स, और एनार्की तो लेके ये टूटे रहते हैं रियलिस्ट कि भाई एनार्की ही एनार्की है, ठीक है। स्टेट के अलावा कोई किसी से बात नहीं करेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स कोई मानते नहीं हैं, ये मानते हैं कि एनार्की है, ठीक है। पूरा रूल ऑफ क्या कहते हैं जंगल टाइप का है, जहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि इस एनार्की को रोक सके। तो सब कंट्री का दायित्व बनता है कि वो अपने सर्वाइवल सिक्योरिटी के लिए सेल्फ हेल्प या सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करे, ठीक। और ये करने के चक्कर में एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि हो जाता है सिक्योरिटी डिलेमा का। ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी डिलेमा जॉन हर्ट्स के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है कोई ए, ये है बी, ठीक, ये है बी, ये है सिक्योरिटी डिलेमा। सुनिएगा, अब ए ने कुछ वेपन्स बढ़ा लिए ऐसे, तो ए ने बढ़ाए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, याद रखिएगा अपनी सिक्योरिटी के लिए ए ने वेपन बढ़ाया है। अब बी लेकिन उसका एनिमी देश है, तो बी सोचेगा कि इसने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए ही शायद वेपन ए ने बनाया है या उसको बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ एनार्की है, तो उसको लगेगा कि भाई मेरे सर्वाइवल और सिक्योरिटी में खतरा है। तो बी क्या करेगा, वो भी अपना वेपन स्टॉक खरीदेगा या ऊपर इसको ऊपर ले जाएगा, और इतना ऊपर ले जाएगा कि वो थोड़ा सा बी से ए से ऊपर हो जाए। अब यही बात ए को लगेगी कि बी ने उसको ध्यान रखते हुए या उसको थ्रेट मानते हुए अपने वेपन स्टॉक्स हाई कर दिए हैं, और फिर ए और हाई कर देगा, इसको ए और हाई कर देगा, ऐसे करते करते बी भी करेगा दूसरे को, और फिर ए और। तो ये आप कह सकते हैं सिक्योरिटी डिलेमा है, ट्रस्ट डेफिसिट है। यहाँ पर कंट्रीज़ में एनार्की है ना, एनार्की है, किसी पे कोई भरोसा है नहीं, तो ट्रस्ट डेफिसिट की बात आ जाएगी, ठीक, ट्रस्ट डेफिसिट की बात आ जाएगी। वो बात करते हैं जॉन हर्ट्स कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा है, कोई किसी पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, ना कंट्री ए बी पे ना कंट्री बी ए पे, क्योंकि एनार्की है, सेल्फ इंटरेस्ट है, आपको खुद ही पे करना है, किसी पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी डिलेमा या सिक्योरिटी को लेके हेजिटेंसी हमेशा बनी ही रहती है नेशन स्टेट्स के ऊपर, या नेशन स्टेट्स को अपनी सर्वाइवल सिक्योरिटी फुलफिल करने के लिए उनको सिक्योरिटी डिलेमा से पार पाना ही पड़ता है। उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी कंट्री तो नहीं है जो कि पावर बढ़ा रही है और वो पावर उसके खिलाफ कहीं यूज़ ना हो जाए, तो उसको भी अपनी पावर हमेशा इंक्रीज करनी रहती है। जस्ट फॉर आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही रिलेशन है कि दोनों सिक्योरिटी डिलेमा में हैं, भले ऑल्दो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास था, फिर पाकिस्तान ने किया, तो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी डिलेमा ही के कारण था कि दोनों कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ गए, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, ठीक। तो ये था एग्जाम्पल सिक्योरिटी डिलेमा का। और अगला जो बात करते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। भाई देखिए, रियलिज्म भी बात क्या ही करता है, रियलिज्म भी बात करता है एक तरह का पीस इस्टेब्लिशमेंट का, कि पीस चाहिए, पीस इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, पीस चाहिए इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ऑल्दो उसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर यह है कि कुछ बिग पावर्स होंगी जो कि पावर को
बैलेंस आउट करेंगी, ठीक, कि कोई भी कंट्री प्रीपोनेंस ऑफ पावर या फिर एक्सेसिव पावर ना हथिया ले, ठीक। जैसे यूएसए अगर 2 पॉइंट लेके बैठा है और यूके 2 पॉइंट लेके बैठा है, ठीक, तो इंडिया भी 2 ही पॉइंट लेके बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि पावर का अनबैलेंस हो जाए, बैलेंस ऑफ पावर होगा। अगर आपके पास 2 न्यूक्लियर वेपन है तो यूके के पास 2 है, इंडिया के पास 2 है, यूएसए के पास 2 है, तो सबके पास 2-2 रहेगा, तभी बैलेंस ऑफ पावर या पावर का बैलेंस मेंटेन रहेगा। नहीं तो वहाँ पर वो अगर बिगड़ा तो फिर युद्ध हो जाएगा। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया जाता है कि कोई भी कंट्री ज़्यादा पावर न एक्वायर कर ले दूसरे कंट्रीज के अपेक्षा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि वहाँ पर एनार्की का माहौल है, ठीक। ये है बैलेंस ऑफ पावर। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और आप देखेंगे कि मेन जो थिंकर्स हैं ऑफ रियलिज्म, मेन थिंकर्स ऑफ रियलिज्म अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आएंगे तो क्लासिकल है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, पावर इज दी मीन्स एंड पावर इज दी एंड, पूरा पावर एक्विजिशन पे है आपका रियलिज्म। पावर है तो आप सेल्फ हेल्प कर पाएंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पूरे कर पाएंगे, अपनी सिक्योरिटी सर्वाइवल का ध्यान रख पाएंगे, सिक्योरिटी डिलेमा से बचे रहेंगे और प्लस अपना बैलेंस ऑफ पावर जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन कर पाएंगे, ठीक। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो मॉर्गनथाउ की बुक जो थी बहुत ही फेमस बुक है ये, क्लासिकल रियलिज्म की देखा जाए तो, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इसका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, पूरा नाम क्या है। 1948 में आई थी, ठीक। और E.H. कार 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस, ठीक, ये शायद 1939 में है, इसके बाद कंफर्म कर लीजिएगा कि 1939 में है, ठीक है ना। 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस इनकी किताब का नाम है, E.H. कार का। तो आप देख सकते हैं कि ये सब मेन थिंकर्स हैं रियलिज्म के, क्लासिकल रियलिज्म के। मॉर्गनथाउ हो गए अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन से, और E.H. कार हो गए 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस से, हॉब्स हो गए, हॉब्स आप देख सकते हैं, लेवियाथन है, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। और ह्यूमन नेचर कैसा, पेसिमिस्टिक, जो कि ये कहते हैं कि शॉर्टेस्ट, कि लाइफ शॉर्टेस्ट है, ब्रिटिश है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फियर में है, ठीक, वॉर में है, वॉर जोन में है। तो आप हॉब्स जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ह्यूमन नेचर उसने कैसे डिस्क्राइब किया है। ब्रिटिश है, शॉर्ट है, तो अब नास्टी है, तो आप कह सकते हैं कि वो नेचर लेके आया है रियलिज्म, कि वॉर का जोन है, तो वो पेसिमिस्टिक नेचर लेके आया। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी रियलिस्ट थ्योरी या रियलिज्म थ्योरी बनाई गई है, जहाँ पर पावर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हॉब्स मेरे ख्याल से मेन इंस्पिरेशन है रियलिस्ट थिंकर्स की, हॉब्स, जो कि उनका ह्यूमन नेचर के बारे में पेसिमिस्टिक अप्रोच बताया गया है, ठीक। फिर E.H. कार हैं, हॉब्स हैं, आपका मॉर्गनथाउ हैं, सुंजू हैं जो कि आर्ट ऑफ वॉर हैं, ठीक। और बिलियर्ड बॉल मॉडल आपको याद होगा, बिलियर्ड बॉल मॉडल, जहाँ पर नेशन स्टेट्स हैं तो वो कोलाइड करती रहती हैं आपस में, क्या करती रहती हैं, कोलाइड करती रहती हैं। और फिर आपका है अंतिम में मैकियावेली, जहाँ जिन्होंने 3 बुक लिखी हैं आपकी, ठीक। द आर्ट ऑफ वॉर इनकी भी एक किताब है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, द आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की किताब भी है और सुंजू की, वो ऑप्शन देख के छाटिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और आपकी द प्रिंस है और द डिस्कोर्सेज ऑन लेवी आपकी कहते हैं तीसरी किताब है मैकियावेली की। तो मैकियावेली भी वही बात करते हैं, पावरफुल किंग की पावर हथियाने की पावर होगा तभी आप अच्छे से अपने कहते हैं कि स्टेट को रन कर पाएंगे। तो और मॉर्गनथाउ भी बात करते हैं कि एथिक्स रिलीजन या किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली पावर चाहिए, पावर इज़ द मीन्स एंड पावर इज़ द एंड। तो वो भी आप देख सकते हैं कि पूरा पावर का गेम है रियलिज्म का, पावर एक्वायर है तो आप जो पीछे स्लाइड में पढ़े हैं ये आप सब एक्वायर कर पाएंगे, नहीं तो आप बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वहाँ युद्ध हो जाएगा। तो जस्ट बैलेंस ऑफ पावर ही होता है कि
किसी तरह अपने ओपोनेंट को बढ़ने न देना, और अगर ओपोनेंट बढ़े तो फिर उसको युद्ध करके या उसको उसके अगेंस्ट कड़े डिसीजन लेके बैलेंस ऑफ पावर को वापस रिस्टोर करना, ताकि पीस मेंटेन हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ आपके लिए बेनिफिट भी होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।